Research design components, qualitative data, chi-square test of significance, and graphic presentation. Test of statistical significance for qualitative variables, chi-square test. Data presented in a 2x2 contingency table where O denotes observed counts and E denotes expected counts. Say, in an association between injection streptokinase and the survival after the heart attack, जो exposure है, that is the injection streptokinase given and no injection given. Outcome है those who survived the heart attack and those who did not survive. So, cell A, B, C and D, observed count है within each cell. Say cell A में 38, cell B में 7, cell C में 29, cell D में 17. Observed count वो होती है जो आपने उस research study में observe की होती है after the experimental drug देने के बाद कि क्या outcome निकलता है. Expected count क्या है? Expected count statistics में है कि वो expected value जो आए if you assume that the null hypothesis of no association or independence is true. यानी अगर आप ये assume कर लेते हैं कि null hypothesis of no association, जिसको null hypothesis of independence भी कहा जाता है, अगर वो true होती तो फिर expected count क्या आती in each cell. So cell A में expected count 33, cell B में 11.87, cell C में 33.87 and cell D में 12.13. Now, for each row and each column उनके totals हैं और उन सारों का जो सारा total है वो grand total है which is the 91. से जो बाकी totals वाले column हैं उनको आपने label किया है cell E, F, G, H और जो grand total है that is represented by N. So, chi-square test को calculate करने के लिए ये जरूरी होता है कि either the row totals or the column totals must be 100%. यहाँ पे आप देखें ये जो observed value है उसको percentage में convert किया गया है कि out of 100 कितने लोग हैं जिन्होंने survive किया और कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं survive किया, right? So यहाँ पे जो आपके रो टोटल्स हैं वो 100 होते हैं. टोटल अगर आप उसको करेंगे तो या तो रो टोटल को 100 होना चाहिए या जो आपके जो कॉलम टोटल्स हैं उनको 100% होना चाहिए. ठीक है. से 84 प्लस 16 जो परसेंट है वो 100% बनता है और 63 प्लस 37% तो फिर 100% हो जाता है. तो इस एग्जाम्पल में जो आपके रो टोटल्स हैं वो 100% बनते हैं. सो फॉर्मूला फॉर chi-square कैलकुलेशन, chi-square is equal to summation observed count minus expected count squared divided by the expected count. हर ऑब्जर्व काउंट में से एक्सपेक्टेड काउंट को माइनस करना है, इस वैल्यू को स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो फॉर द 4 सेल्स A, B, C and D अगर कैलकुलेट इसको किया जाए तो इन द एंड आपका जो आंसर आता है वो आता है 0.72 फॉर सेल A, +2 फॉर सेल B
0.70 for cell C and 1.96 for cell D, which is equal to, जब आप इसको sum up करते हैं तो 5 है। तो chi square की जो वैल्यू आई है that is 5। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईच सेल में एक्सपेक्टेड काउंट को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल, राइट? सो सेल ए में जो आपका रो टोटल है दैट इज 45, कॉलम टोटल जो है दैट इज 67। तो रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय द ग्रैंड टोटल्स। तो सेल ए के लिए एक्सपेक्टेड काउंट क्या होगा? 45 मल्टीप्लाइड बाय 67। जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड करेंगे 91 से, तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी ऑफ सेल ए। इसी तरह आपने सेल बी, सेल सी और सेल डी की भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। नाउ एक आसान तरीका है chi स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने का, और ये फॉर्मूला जो है वो सेल्स के ऊपर बेस करता है जिनको हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं कि सेल ए बी सी डी, और टोटल्स को हमने लेबल किया ई एफ जी एच, और एन इज द ग्रैंड टोटल। सो ये ए बी सी डी, ई एफ जी एच एंड एन, तो ए डी माइनस बी सी, यानी ए सेल की जो ऑब्जर्व काउंट है उसको आपने डी सेल की ऑब्जर्व काउंट से मल्टीप्लाई किया, इस प्रोडक्ट में से आपने माइनस किया बी और सी सेल की जो ऑब्जर्व काउंट से, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट माइनस करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको डिवाइड आप करते हैं ई एफ जी एच की जो टोटल काउंट्स हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसको ग्रैंड टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 443 मल्टीप्लाइड बाय 443 इंटू 91 विच इज द ग्रैंड टोटल, और डिवाइडेड बाय 3328560। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन जो वैल्यू आपकी आ रही है दैट इज 5, मीनिंग दैट कि इस फॉर्मूला के थ्रू भी अगर आपने कैलकुलेट करते हैं विच इज अ मच सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, तो वैल्यू आपकी 5 आती है। और अगर आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट करते हैं तो तब भी chi स्क्वायर की वैल्यू 5 आती है। तो इन दोनों में से डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इन द एग्जाम कि आपके पास कितना टाइम है, आप chi स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्योंकि इज दिस वन, तो ये इस फॉर्मूला को भी जरूर लिख दें और साथ आप दूसरे फॉर्मूला के साथ वैल्यू को कैलकुलेट कर दें। So what is the degree of freedom? Calculation of the degrees of freedom for a contingency table based on the number of rows and the columns. So for 2 by 2 table degree of freedom क्या होगा? Degree of freedom का मतलब ये होता है कि अगर किसी टेबल के टोटल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, जिस तरह ये ब्लैक डॉट्स से नजर आ रहा है, तो आपके पास कितनी फ्रीडम है कि वो आप एक सेल में कोई वैल्यू डाल सकेंगे। अब अगर आप देखेंगे ये 2 by 2 टेबल में अगर टोटल्स को आप फिक्स करते हैं तो जब आप सेल ए में एक वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल बी, सी और डी फिक्स्ड हो जाएंगे, यानी उसमें आप अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं डाल सकेंगे क्योंकि टोटल फिक्स्ड है। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में अगर आपका टोटल 50 है और वो फिक्स्ड है, तो अगर आपने से अपनी मर्जी से सेल ए के अंदर 20 लिख दिया तो फिर जो सेल बी है उसमें ऑटोमेटिकली आपको 30 लिखना पड़ेगा,
आपकी फ्रीडम चली जाएगी। सो 2x2 टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई वैल्यू को रखने की वो सिर्फ एक डिग्री है फ्रीडम की। सो फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? रो -1 कॉलम -1 इज इक्वल टू, अब 2x2 टेबल में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, सो 2 - 1 is 1, 2 - 1 is 1, 1 multiplied by 1 is equal to 1. So for 2x2 table the degree of freedom is 1. फॉर R इंटू C टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम्स ज्यादा होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 4 इंटू 4 टेबल है, मीनिंग दैट के 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप टोटल्स को फिक्स्ड कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल जो ब्लैक डॉट्स हैं पर्पल सेल्स के अंदर, अगर वो फिक्स्ड हो जाते हैं तो कितनी डिग्री है आपके पास फ्रीडम की कि आप कौन कौन से सेल्स में वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, और फिर वो डिग्री वो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। से सेल 1 2 3 में अगर आप वैल्यूज अपनी मर्जी से डाल देंगे तो फिर जो सेल 4 नंबर का जो ब्लू सेल है उसके अंदर आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड है। मीनिंग दैट कि अगर टोटल जो है आपका 5 है और आपने सेल 1 में जो है 1 लिख दिया, सेल 2 में भी 1 लिख दिया, सेल 3 में भी 2 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास इन तीनों सेल्स को फिलअप करने की फ्रीडम थी, लेकिन जो ब्लू सेल है उसके अंदर आपको 1 लिखना पड़ेगा ऑटोमेटिकली ताकि टोटल 5 हो जाए। सो जो जिनमें सेल्स और कॉलम्स ज्यादा होते हैं तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? से R-1 रो -1 कॉलम -1। तो इस एग्जाम्पल में 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, तो 4 - 1 is 3, again 4 - 1 is 3 and 3 into 3 is 9। अगेन काउंट करके आप देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीनिंग कि आपके पास 9 सेल्स में फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद यू लूज योर फ्रीडम, क्योंकि टोटल्स जो कॉलम्स के और रोज के टोटल्स फिक्स्ड हैं। नाउ काई स्क्वायर टेबल क्या होता है? जिसमें से आपने देखना होता है कि वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। से 2x2 टेबल के अंदर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर फॉलो द रेड लाइन, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3.84, राइट? इसका मतलब ये है कि 3.84 को जब आप अपवर्ड्स मूव करेंगे तो जो p वैल्यू है दैट इज द अल्फा लेवल which is equal to 0.05 मीनिंग 5%, यानी अल्फा एरर को करने का चांस जो है वो इज इक्वल टू 0.05। जो मेडिकल रिसर्च के ऊपर हम अल्फा लेवल को सेट करते हैं इक्वल टू और लेस देन 0.05, और इसका मतलब होता है कि आपकी जो एसोसिएशन है दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, राइट? से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर अगर काई स्क्वायर की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की वो 5 थी, राइट? सो जब आप हॉरिजॉन्टली मूव आप करते हैं तो देखें कि जो 5 वैल्यू है काई स्क्वायर की, उसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट जो p वैल्यू आ रही है दैट इज 0.025, मीनिंग जब आप 100% में कैलकुलेट करेंगे तो 2 डेसिमल पॉइंट्स आप शिफ्ट करेंगे, मीनिंग 2.5%, that is the chance of making the alpha error is 0.025 or 2.5%, which is less than 5%. इसका मतलब ये है कि the association between the
exposure and the outcome is statistically significant. जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि between the streptokinase injection and the outcome, which is the survival of the patient after the heart attack. So, chi-square value of 5 on 1 degree of freedom from chi-square table is 0.025, which is P is less than 0.05, जो medically आप medical research में set करते हैं कि P की value को either equal to or less than 0.05 होगी, तो हम कहेंगे कि it's a statistically significant association. तो interpret कैसे करेंगे? The statistically significant result indicates that the researcher can reject the null hypothesis of no association and accept the alternate hypothesis. So, conclusion क्या बनी? The use of injection streptokinase is associated with increased survival in MI patients. There is only 2.5% chance of being wrong, that is making an alpha error. और alpha error क्या था? कि there is no association between the drug, the given therapy and the outcome, लेकिन जो researcher है उसने जो है रिजेक्ट किया नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लिया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को. तो ये जो एरर है इसके करने के चांसेस इज लेस देन 2.5%. नाउ से फॉर एग्जाम्पल chi-square टेस्ट में अगर आपका 2/2 टेबल नहीं था बल्कि R/C टेबल था, जिसमें हमने देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 9 थी. सो मूविंग डाउनवर्ड्स इन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो रेड लाइन है यानी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करें तो जो chi-square की वैल्यू जो P is less than or equal to 0.05 है, यानी 5% chances हैं of making an alpha error. अगर आप देखें तो वो वैल्यू आती है 16.92 के ऊपर, मीनिंग कि अगर 16.92 आपकी chi-square की वैल्यू आएगी तब P वैल्यू would be equal to equal or less than 0.05 error. यानी अगर R/C टेबल के अंदर रिमेंबर के 16.92 अगर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर है तब जाके जो है वो वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, मीनिंग दैट के chi-square की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए chi-square टेबल का होना बहुत जरूरी है. Only then you can comment कि जी किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर कोई वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है. For 2/2 table, the rule of thumb is that कि अगर कोई भी वैल्यू अगर 2/2 टेबल है तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है. अब आप जस्ट मेमोराइज दिस कि अगर chi-square टेबल अवेलेबल नहीं होता एग्जाम के अंदर और वो 2/2 टेबल है, मीनिंग दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो फिर हर chi-square की वैल्यू जो 3.84 से ज्यादा होगी या 3.84 की होगी, इसका मतलब है कि P 0.05 के ऊपर लाई कर रहा है and the association would be statistically significant. So this is all about the chi-square test और उसकी interpretation. Now graphic presentation of qualitative data. Qualitative data को graphically present करने के लिए there are number of ways.
वर्टिकल बार चार्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। से आपका वर्टिकल एक्सिस है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है स्टूडेंट ग्रेड्स। अब जो स्टूडेंट ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड द डी, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में आपने इसको डिवाइड किया है, कोई कंटिन्यूअस मेजरिंग स्केल नहीं है। सारी कैटेगरीज जो हैं वो सेपरेट हैं एक दूसरे के अंदर, इसलिए जो चार्ट्स हैं, जो बार्स आपको नजर आ रहे हैं, वो भी एक दूसरे से सेपरेट हैं, राइट। सो अगर आप इसको देखें कि इस चार्ट को देखकर पता चलता है कि ए ग्रेड जो है वो 4 स्टूडेंट्स ने लिया, बी ग्रेड 12 स्टूडेंट्स को मिला, सी ग्रेड 10 स्टूडेंट्स को और डी ग्रेड 2 स्टूडेंट्स को। मीनिंग दैट के अगर ये क्लास 8th ग्रेड की किसी स्कूल एक्स की, तो वहां पे कोई एग्जाम होता है या असेसमेंट होती है, तो वर्टिकल बार चार्ट के जरिए उसको एट ए ग्लैंस कैसे पोर्ट्रे किया जा सकता है, राइट। सो अगेन गिविंग द कलर्स, जो ए ग्रेड वाले हैं उनको ग्रीन कलर, purple color for the B grade, red color for the C grade, which is a danger sign, और D grade का मतलब ये है कि they are fail. So जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है उसका मकसद ये होता है कि चार्ट्स के जरिए, डायग्राम्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए इस तरह डेटा को प्रेजेंट करना कि एट ए ग्लैंस जो डेटा को देख रहा है या एनालाइज कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि सिचुएशन क्या है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अगेन यहाँ पे सिर्फ एक्सिस जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है से उसके ऊपर एवरेज टेम्परेचर्स हैं इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यूके के टेम्परेचर्स हैं इन द ईयर 2021, और जो वर्टिकल एक्सिस हैं अगेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, से द सीजन्स ऑफ द ईयर, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। अगर आप प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि ड्यूरिंग द विंटर जो टेम्परेचर मैक्सिमली वो गया है दैट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, फॉल में 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, समर्स में 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्प्रिंग्स में अराउंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगेन कैटेगरीज हैं आपके सीजन्स के, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर, और ये क्वालिटेटिव डेटा है और उसमें आपने देखा कि टेम्परेचर्स किस हद तक गए हैं। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट क्या होते हैं कि जी विद इन ईच कैटेगरी आप डिफरेंट बार्स को ड्रॉ करते हैं एक कंप्लीट सिचुएशन को बताने के लिए। से फॉर एग्जांपल द कुकी शॉप, इसमें बिटवीन 2003 टू 2005 जो इनकम हुई है वो देखने के लिए जो बार चार्ट्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ईयर्स हैं 2003, 2004, 2005, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डॉलर्स में अमाउंट है $10,000, 20,000, 30,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो ब्लू बार है वो शो कर रहा है टोटल रेवेन्यूज जनरेटेड इन 2003, 4 एंड 5। जो पर्पल बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं ड्यूरिंग दीज 3 years, एंड द ग्रीन के प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है इन 2003, 2004 एंड 2005। अब आप देखें कि विद इन ईच कैटेगरी, मीनिंग दैट 2003 के अंदर सारे जो बार चार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंटेड हैं या कंबाइंड हैं, इनमें कोई डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एक क्वालिटी को शो कर रहे हैं से कि टोटल रेवेन्यूज कितने थे, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, और जब टोटल रेवेन्यूज में से आपने टोटल एक्सपेंसेस को निकाला
तो प्रॉफिट कितना हुआ, या से फॉर एग्जाम्पल लॉस कितना हुआ। बेसिकली मल्टीपल बार चार्ट्स का मतलब ये होता है कि विद इन ईच कैटेगरी आप नंबर ऑफ बार्स से शो करें एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, एक कैटेगरी को डिपिक्ट कर रहे हो। स्टैक्ड और कंपोनेंट बार चार्ट्स क्या है कि विद इन ईच बार जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट क्वालिटी को या डिफरेंट कोई वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बाय मंथ इन ईयर 2021, जो आपकी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वो हैं जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। उसमें कितना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हुए इन डॉलर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम $0 to $200, एंड अगेन जैसे जैसे आप असेंड करते जाते हैं वो वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप देखें कि जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल एट ए ग्लैंस आपको पता चल जाएगा कि जो मार्च है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं। और अगर इसको डिवाइड करें, यूटिलिटीज ग्रीन कलर, रेंट ब्लू कलर, फूड रेड कलर एंड गैस डार्क ब्लू कलर, तो आप ये देखेंगे कि मार्च के महीने में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं और जो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस हुआ है वो फूड के ऊपर हुआ है एज कंपेयर टू द अदर कैटेगरीज जिनमें फूड के ऊपर सिमिलर एक्सपेंसेस हुए। तो मीनिंग दैट कि जो एक एट ए ग्लैंस देखकर आपको पता चल जाता है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका आपस में क्या कंपैरिजन है और क्या सिचुएशन है। सो कंपोनेंट बार चार्ट्स यूज किए जाते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज को आप कंपेयर कर सके ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज ऑन डिफरेंट थिंग्स। यानी यूटिलिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, रेंट को आप कंपेयर कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है, रेंट भी जो यूटिलिटीज हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जो गैस के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इक्वल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर एक्सपेंस आया है दैट इज इन द फूड। सो एट ए ग्लैंस एक पोर्ट्रेयल मिल जाता है कि व्हाट इज द सिचुएशन। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट का मतलब है कि एक राउंड सर्कल या जो पाई है उसके ऊपर इन परसेंटेजेस आप रिवील करें कि से फॉर एग्जांपल जिसमें हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था स्टूडेंट्स ग्रेड्स की, तो जो ए ग्रेड वाले थे वो 4 स्टूडेंट्स थे जैसे 14.3%, बी ग्रेड वाले 12 थे यानी 42.9%, सी grade 10 students 35.7%, and D grade 2 students 7.1%, that is out of 100। परसेंट का मतलब होता है out of 100। उसी तरह अगर स्टूडेंट स्पोर्ट्स प्रेफरेंस है तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो गई कि जी 27% स्टूडेंट्स ने स्विमिंग को प्रेफर किया, 30% ने सॉकर को, 20% ने ट्रैकिंग को, 12% ने टेनिस को और 11% ने जिम्नास्टिक्स को आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स से, अगर टोटल स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट करें 100 के साथ। अब पाई चार्ट के हाउ टू स्लाइस द पाई इन डिग्रीज, क्योंकि आपको डिग्रीज में इसके स्लाइसेस कट करने पड़ेंगे कि कौन सी कैटेगरी कितने डिग्रीज के स्लाइस को शो कर रही है। तो उसका फॉर्मूला होता है कि frequency divided by the total frequency into 360 degrees, क्योंकि एक सर्कल में 360 degrees होते हैं। से फॉर ब्लू कलर में फ्रीक्वेंसी है 6 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड से ब्लू कलर, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ से स्टूडेंट्स आपके थे 40, 6 by 40 into 360 which means 54 degrees। तो ब्लू के लिए जो आप स्लाइस काटेंगे वो डी के साथ
जो ज्योमेट्री का टूल है 54 डिग्रीज की स्लाइस काटेंगे। उसी तरह जब आप येलो को कैलकुलेट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 360 तो 90 डिग्रीज की स्लाइस कट करेंगे। तो इस तरह पाई चार्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं, पाई डायग्राम्स के किस तरह आप 360 में से कितने डिग्रीज कट करेंगे, स्लाइस करेंगे फॉर ईच कंपोनेंट। पाई टू बार चार्ट क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल एक पाई चार्ट है जो डिपिक्ट कर रहा है सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन इन अ कंट्री Z in 2021, मीनिंग कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर 8% कंज्यूम हो रही है या उसका जो सोर्स है जनरेशन का वो 8% है, कोल 23%, रिन्यूएबल एनर्जी 7%, नेचुरल गैस 22% एंड पेट्रोलियम से 40% पावर जनरेशन हो रही है। अब से फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी विच इज 7%, उसको मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है कि वो जो 7% है वो कितनी पावर जनरेशन कर रही है। तो देन यू कैन स्विच ऑन टू अ बार चार्ट, मीनिंग कि जो स्टैक बार चार्ट है या कंपोनेंट बार चार्ट है वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 2.9% आउट ऑफ 7%, 2.9% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पावर जनरेशन हो रही है। वुड से 2.1% वुड से एनर्जी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल्स 0.8%, waste 0.4%, geothermal 0.4%, wind 0.3% and solar energy 0.1%. So पाई टू बार चार्ट का मतलब है कि पहले आपने पाई को ड्रॉ किया, फिर पाई का किसी कंपोनेंट लेके उसको अगर मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो उसको बार चार्ट से शो किया। सो दिस इज कॉल्ड पाई टू बार चार्ट। पिक्टोग्राम क्या होता है या पिक्टोग्राफ क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स की फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं कि थ्रू विजन जो है एट ए ग्लैंस पता चल जाए कि क्या सिचुएशन है। से नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु चूज अ पर्टिकुलर फ्रूट, तो वन फ्रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन चाइल्ड और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11 थे। तो पेयर कितने बच्चों ने प्रेफर किया या चूज किया? से 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पेयर को प्रेफर किया। वन स्टूडेंट प्रेफर्ड वाटरमेलन, वन स्टूडेंट प्रेफर्ड ऑरेंज, वन एप्पल एंड वन बनाना। सो पिक्चर की फॉर्म में ये शो किया जाता है कि डेटा को प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो इजियर हो टू अंडरस्टैंड। Say, building a new town, reading a pictograph. किस तरह आप रीड करते हैं? Say, this is a pictograph जिसमें एक हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है 20 houses को. So you are building houses to build a new town, और month of the year क्या है? Say January to March, January 2009, April 2009, August 09, December 09 and March 2010. ये डिफरेंट मंथ्स हैं जिनमें आप डिफरेंट हाउसेस को बिल्ड कर रहे हैं। वन हाउस रिप्रेजेंट 20 हाउसेस एंड हाफ ऑफ द हाउस मींस 10 हाउसेस। से इसको इस पिक्टोग्राफ को देख के किस तरह आप आंसर करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को? से how many houses does this symbol half represent? Answer 10 houses. half है house, एक house 20 houses को represent कर रहा है, तो half of the house means 10 houses. In what month did they build more than 100 houses? यानी अगर 5 houses होंगे तो इसका मतलब है कि 100 houses हैं, 5 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि more than 100 हैं। तो meaning in the month of Jan, August and December 2009 जो है जो घर हैं वो 100
houses से ज़्यादा build हुए. How many houses were built from January 2009 to August 2009? अगर आप इसको count करें तो one house is represented by 20 houses. तो जब आप इसको calculate करेंगे तो 360 houses answer आएगा. Now, how many more houses need to be built in April 2009 to be equal to those in December 2009? जब आप calculate करेंगे तो 50 houses answer आएगा. The last question, 200 houses need to be built in the March 2010. Right? So how many symbols would you draw in the table? अगर आप ये देखें कि मार्च में ऑलरेडी जो हाउसेस जो बिल्ड हैं वो 40 हाउसेस हैं, क्योंकि एक हाउस डिपिक्ट करता है 20 हाउसेस को. तो अगर 200 हाउसेस आपको चाहिए तो कितने हाउसेस आप ड्रॉ करेंगे, विच इज 8. सो दिस इज द वे टू रीड अ पिक्टोग्राफ. Now, this is all for today. The test of statistical significance for qualitative data and the graphic presentation of the qualitative variables. Thank you.